बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैलेक्सी स्टार वन विद एडवोकेट नरगिस नाही। नाजरीन, आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत डिमांड थी हमारे यहाँ के, जो हमारे नए आने वाले लॉयर्स भी हैं और थोड़े से जिन्होंने प्रैक्टिस भी काफ़ी की हुई है, बल्कि मेरे जैसे लोग भी इसमें शामिल थे जो बैरिट लॉ करना चाहते थे, जिनकी 20-20 साल प्रैक्टिस है। लेकिन ये ख्वाहिश थी कि हमने बैरिट लॉ करना है, मगर क्योंकि मेरा तो बैरिट लॉ बाद में फिर शादी वादी होगी, बच्चों में हो गया, लेकिन वो एक ख्वाहिश थी। तो हमारे एक गेस्ट पहले मैंने अपने चैनल पे बुलाए थे, अली शेर पाशा साहब। तो पहले तो खैर वो थोड़ा सा उनका एक हमने और अदबी सा प्रोग्राम किया था, लेकिन वो हैं हमारे इधर लाहौर के, मगर पढ़ने का उन्हें बहुत शौक़ है, यंग लॉयर हैं और वहाँ इंग्लैंड में उन्होंने LLM भी किया हुआ है और एक कन्वर्जन कोर्स जो है वो भी किया है। तो हम उनसे आज मैं ये चाह रही थी कि उनकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप उनके साथ शेयर करूं, क्योंकि यहाँ हमारे यंग लॉयर्स हैं वो जो चाहते हैं कि बाहर जाके वो पढ़ें, तो वो कैसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि हर बंदे को ये होता है कि ठीक है, अगर कोई थोड़ा सा अफोर्ड भी कर सकता है या स्टडी की और तालीम हासिल करने की ख्वाहिश भी है दिल के अंदर, तो चाहता तो है ना कि मैं जाके वहाँ पे पढूं, लेकिन उसे क्योंकि प्रॉपर पता नहीं होता। और हमारे जो कंसल्टेंट है बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें वो भी बताते नहीं हैं, जो कि वहाँ जाके सिर्फ एक्सपीरियंस करने से फिर आपको पता चलता है कि क्या वहाँ पे हमें क्या बताया गया था और यहाँ तो मामला कुछ और ही निकला है। तो हमने इसलिए अपने इस यंगर ब्रदर को बुलाया है, क्योंकि ये वहाँ पे पढ़ते भी रहे हैं और मज़ीद भी बैरिट लॉ वहाँ पे करना चाहते हैं। ये हमें बताएंगे कि ये क्या क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच अली, आप हमारे आज गैलेक्सी स्टार वन के गेस्ट हैं और आपने अपने नए आने वाले यानी जो हमारे लॉयर्स हैं, बच्चे बच्चियां जो वहाँ पे लंदन में जाके पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा बताइएगा कि वहाँ पे आप यहाँ से कितनी तालीम हासिल करके वहाँ पे गए थे और वहाँ पे जाके आपने कौन कौन सी कोर्सेज किए। और वहाँ पे जैसे कि लोगों का एक बैरिट लॉ जो है वो उसके ज़हन में होता है कि मैंने बैरिट लॉ करना है, तो हमने ये देखना है कि बैरिट लॉ के हम डायरेक्ट हम जाके बैरिट लॉ कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना हो। जी थैंक यू सो मच। मैंने यहाँ से LLB किया था पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैंने UK में लंदन के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने LLM किया कमर्शियल लॉज में। अच्छा। क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल जो था वो बैरिट लॉ का था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैंने अपना LLM कंप्लीट कर लिया और आगे मेरा प्लान था कि मैं बैरिट लॉ में फाइनली एडमिशन लूँ, तो तब मुझे ये पता चला कि मैं अभी एलिजिबल नहीं हूँ बैरिट लॉ में एडमिशन। अच्छा, यानी हम डायरेक्ट जाके बैरिट लॉ कर ही नहीं सकते। हम नहीं कर सकते। ये बेसिकली यहाँ पे इंफॉर्मेशन का फुकदान कह लें या क्या बदकिस्मती कह लें हमारी, कि एक तो वो हमारी डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं करते। अच्छा। हाँ जी, मतलब अगर आपने वहाँ से LLB किया है तब आपको डायरेक्टली आप उसके बाद LPC जिसे लीगल प्रैक्टिस कोर्स कहते हैं फॉर सोलिसिटर और बैरिट लॉ कर सकते हैं फॉर बैरिस्टर। तो ये मतलब मुझे उसने मिसगाइड किया कहने कंसल्टेंट ने, या उसे भी शायद पता नहीं था। उसके बाद लेकिन अगर कोई कंसल्टेंट है तो उसको तो फिर पूरी कंसल्टेंसी देनी चाहिए, स्टूडेंट्स को बताना चाहिए सारी चीजें। बिल्कुल ऐसे फिर मुझे वो मैंने फिर कन्वर्जन कोर्स किया एक, वो भी मास्टर्स के लेवल 7 का एक कोर्स है MA लॉ, वो अभी न्यूली इंट्रोड्यूस करवाया यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने, वो मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है मैं वो एलिजिबल हूँ। इंशाल्लाह मेरा ये एडमिशन वगैरह सारा फाइनलाइज हो गया। अच्छा। तो ये मई के अंदर जो उनकी इनटेक है उसमें मेरा ये स्टार्ट होगा। अच्छा, लेकिन अभी एक चीज़ है कि अगर वो हमारी LLB को रिकॉग्नाइज करते ही नहीं है तो फिर हमें LLM में एडमिशन क्यों देते हैं? मैं यही बात तो मैं हैरान हूँ, और इंशाल्लाह एक दिन ये अजीब बात नहीं है, बहुत अजीब बात है। हाँ। एक दिन इंशाल्लाह मौका मिला तो इस पे मैं वहाँ पे पिटीशन भी दायर करूँगा कि अच्छा। आप हमारी LLB को तो रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन आप फिर उसकी बेस पे हमें LLM में एडमिशन क्यों देते हैं। तो ये बहुत ही एक अजीब सी बात है, इसको देखना चाहिए वहाँ पे जो अहदेदारान है या जो इस मतलब मैं समझता हूँ कि इस स्टेज पे हैं कि वो इस बारे में कोई बात उठा सकते हैं, उनको जरूर उठानी चाहिए। तो इससे ये होता है कि एक तो आपके लाइक एक्स्ट्रा पैसे आया होते हैं बच्चों के, जिनके पास कोई मखसूस ज़राए हैं या जिसके पास एक डिग्री करने के पैसे हैं, अगर उसका उसमें से 12-13 हज़ार पाउंड विच मीन लाइक 26-27 लाख रुपीज़ आपका ज़ाया हो जाता है, और फिर आपको पता चलता है कि आप भाई अभी भी LPC या बैरिट लॉ नहीं कर सकते, तो उनके लिए बड़ी एक चीज़ नहीं ठीक। तो ये बस वजह थी। मैं भी ये चाहता था कि ये बात जो आगे आने वाले एटलीस्ट बच्चे हैं जिन्होंने बाहर जाना है, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि उन्होंने आगे अगर अपनी
स्टडीज़ को वहाँ पे प्रोग्रेस करना है या आगे उधर प्रैक्टिस करना चाहते हैं फॉर बैरिस्टर और सोलिसिटर, तो उनको डायरेक्टली उस लॉ कन्वर्जन कोर्स में जाना चाहिए जो कि GDL है या MA लॉ है। अच्छा, वैसे मैं आपको ये बात बताऊं नाज़रीन और हमारे जो लॉयर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि आप यकीन कीजिए मुझे भी नहीं इस बात का पता था कि मैंने जो बारिट लॉ करना है तो पहले मैंने वहाँ का कन्वर्जन कोर्स करना है तो देन मैं बारिट लॉ में एडमिशन ले सकती हूँ। वरना मैं तो डायरेक्ट समझ रही थी कि देखिए मैंने MA किया हुआ है, मैंने बल्कि LLM किया हुआ है, मतलब मैंने यहाँ से LLM किया हुआ है, तो मैं LLB हूँ, LLM हूँ और MA हूँ और मुझे तो जाते ही एडमिशन मिल जाना बारिट लॉ में, मैं तो ये फील कर रही थी और उसी के लिए पैसे वैसे इकट्ठे भी किए हुए थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो पैसे तो कहीं और ही लग जाएंगे और उसके लिए इन्होंने एक चीज़ की है जी, ठीक है जी आपको वर्क वीज़ा दे देते हैं, कोई 2 साल बाद में भी आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन वो तो बड़ा लंबा एक प्रोसीजर भी बन जाएगा जी ऑब्वियसली इसमें। लेकिन ये इसको हम अगर एक पॉजिटिव सेंस में लें तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये जो इनका पोस्ट जैसे PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है इन्होंने जो न्यूली इंट्रोड्यूस करवाया, अच्छा ये 2012 के अंदर इन्होंने बंद कर दिया था। बहुत ज़्यादा इलीगल स्टूडेंट्स वहाँ पे छोटे छोटे कॉलेजेस बना के लोगों ने ले गए थे, तो बहुत से जो इलीगल इमिग्रेंट्स वो भी उन्होंने निकाले वहाँ से, उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन अब ये मतलब बड़ा खुशाइंद एक उनका है स्टेप कि उन्होंने ये दोबारा से शुरू किया है। उसका ये फ़ायदा है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री आपके पास 2 साल का एटलीस्ट टाइम होता है कि आप किसी लीगल फर्म में या किसी ऐसी कोई अच्छी जॉब में अपने आप को अगर है आपके अंदर कैपेबिलिटी तो आप उसमें हासिल कर सकते हैं और अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप करना चाहें तो ठीक है, वापस आना चाहिए क्योंकि अगर आप बैरिट लॉ डायरेक्ट आप करके आप या कन्वर्जन कोर्स जो है उसके दरमियान में कन्वर्जन कोर्स के फौरन बाद बैरिट लॉ में एडमिशन मिल जाएगा कि उसके लिए कोई आपको रेस्ट करना पड़ेगा? नहीं, कन्वर्जन के बाद 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको मतलब पूरी करनी पड़ती हैं। एक तो वहाँ की जैसे 4 इन्स हैं लाइक लिंकन्स इन, ग्रेज इन, मिडल्स इन, जैसे कायदे आज़म लिंकन्स इन के मेंबर थे, हमने सुना, तो उस सोसाइटी का आपको मेंबर बनना पड़ता है। उस मेंबरशिप के बाद आपको 1-2 इनके ऑनलाइन टेस्ट हैं, ठीक है, वो आपको पास करने पड़ते हैं और आपकी वो कन्वर्जन कोर्स जो है वो डिग्री आपने पास करनी है। तो उसके बाद आप बारिट लॉ में एडमिशन ले सकते हैं जो कि 1 साल के अराउंड अबाउट है। वोकेशनल कोर्स है बेसिकली कि जो मतलब 2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो कंप्राइज्ड है कि जिसमें आपको एकेडमिक नॉलेज के बारे में पढ़ाया जाता है लाइक सिविल लिटिगेशन होगी, क्रिमिनल लिटिगेशन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट। इसी तरह फिर आपके जो प्रोफेशनल उसमें एक और है जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, एडवोकेसी है, ओपिनियन राइटिंग है, लीगल ड्राफ्टिंग है, कॉन्फ्रेंसिंग है। बड़ा मज़े का है उन्होंने इसको मतलब बनाया हुआ है। लेकिन इस मजे के कोर्स तक पहुंचने के लिए पहले वो जो करना पड़ेगा सारा कुछ। अच्छा, वो कितना, उसकी ड्यूरेशन क्या है, वो जो कन्वर्जन कोर्स आप बता रहे? वो 1 साल का होता है। अच्छा, और अगर आपने वहाँ पे LLM कर लिया लेट्स सपोज, फिर भी कन्वर्जन कोर्स आपको करना पड़ेगा? फिर भी करना पड़ेगा। ओह माय गॉड। अब ये है ना कि मुझे ये चाहिए था कि लाइक जो भी बच्चा है जिसने अगर उधर प्रैक्टिस करनी है वो किसी LLM में एडमिशन ना ले, वो कन्वर्जन कोर्स में ही डायरेक्ट। हाँ, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि वो किसी LLM में एडमिशन ना ले, उसका कोई फायदा नहीं है, उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। उसको चाहिए कि वो डायरेक्टली कन्वर्जन कोर्स में एडमिशन ले ताकि उसके बाद वो अपनी मर्जी से अगर सोलिसिटर बनना चाहता है तो MPC कर ले, लीगल प्रैक्टिस कोर्स, और अगर बैरिस्टर के लिए जाना है तो फिर वो भी BTC या BTC जिसका नाम वो कर ले। नहीं, इससे तो ये बात जो मेरी समझ में आई है कि क्योंकि वो पूरी तरह उन्होंने उनको गाइड भी नहीं करते बच्चों को, क्योंकि मैं तो ये समझती हूँ कि एक मार्केट ये बन गई है, नहीं ये मार्केटिंग बन गई है कि ठीक है जी स्टूडेंट वीज़े पे आप आ जाएं, पहले आप ये कर ले वो कर ले। हालांकि उनको आपको बताना चाहिए था कि देखिए LLM करने के बाद भी, हालांकि आपका टारगेट तो बारिट लॉ था, लेकिन वो LLM करने के बाद भी आपको उसमें एडमिशन नहीं मिला, जो कि उन्हें पहले बताना चाहिए था कि आप ये कन्वर्जन कोर्स करें, आप उधर से आपका टाइम भी बचता, आपके पैसे भी बचते। देखिए बाज़ लोगों ने आप मे भी आप अफोर्ड कर सकते हो, मे भी अल्लाह का शुक्र है हम भी कुछ थोड़े बहुत कर सकते हो, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि वो सिर्फ उसके लिए उन्होंने किया होता है टारगेट कि हमने ये काम करना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए नाज़रीन कितनी, यही मुझे अली ने कहा था कि मैडम मैंने वो चीज़ें बतानी है जो कि आमतौर पर आपके कंसल्टेंट भी आपको नहीं बताते। वो भी कहते हैं जी पहले आप LLM करें और फिर ठीक है जी आप फिर वहां जाके पता चलता है कि ये तो कन्वर्जन कोर्स भी एक चीज है। हाँ जी, उससे भी हमें करना है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको अपना एक पर्सनल बताता हूँ कि जब मैंने एडमिशन लिया ना तो मेरा GDL ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ ये लेवल 6 का होता है। अच्छा, वो भी एक कन्वर्जन कोर्स ही है। उसमें मेरा सारा ऑफर लेटर आ गया, एडमिशन मेरा हो गया। तो मैंने एक दिन ऐसे ही मैं देख रहा था इंटरनेट के ऊपर, तो मुझे MA लॉ का ना मैंने देखा पड़ा वहाँ पे,
और MLO एक मास्टर्स की डिग्री है, वो आपकी CV में एक मास्टर्स का एडिशन होगा। मैंने वो अपना सिर्फ फ़र्क क्या है कि उसमें आपको एक 6000 वर्ड्स की जो है वो डिसर्टेशन आपको देनी पड़ती है एंड पे, बाकी सब्जेक्ट्स सेम है, असेसमेंट सेम है, ठीक है, और 1000-1500 पाउंड फीस एक्स्ट्रा। मैंने कहा मैं क्यों ना, मैंने मेहनत तो उतनी ही करनी है, सब्जेक्ट्स मैंने वही पढ़ने हैं, तो मैं क्यों एक डिप्लोमा लूँ, मैं डिग्री क्यों ना लूँ मास्टर्स की। वो मैंने कैंसिल करवा के एंड टाइम पे मैंने दोबारा से सारा प्रोसीजर करवाया। और मेरा ये भी रिकमेंडेशन है बच्चों को जो कन्वर्जन करना चाहते हैं, वो GDL की बजाय MA लॉ करें, ताकि उनकी CV के अंदर एक मास्टर्स का और एडिशन हो बजाय कि एक डिप्लोमे का। अच्छा, तो उसमें क्या कोई फी पैकेज में फर्क है? बहुत ज्यादा 1-1.5 पाउंड का सिर्फ 1-1.5 ज्यादा कोई फर्क नहीं। अच्छा, बाकी सारे सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट सारी सेम है, चीजें। सिर्फ आपको एंड पे एक लीगल रिसर्च है, एक टॉपिक पे करनी होती है 6000 वर्ड्स की। अच्छा, ठीक है। बाकी हर बस चीज़ मतलब ये कि अगर जो बंदा वो GDL कर सकता है, वो थोड़ा सा ये भी जाके कर जी, सकता वो है। थोड़ा सा अगर इसमें थोड़ा सा और अगर पैसे वो कर ले इसमें, हाँ जी। अपनी तरफ से अरेंज हाँ कर जी, ले, या हाँ फिर ये कि ये सोचे कि जैसे हम एक समझ लीजिए कि एक ऐसे लिखते हैं, हाँ जी, हम अगर करते हैं तो हाँ कोई ऐसे है या कोई ऐसी चीज है, थोड़ी सी मेहनत और दरकार है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और करे बंदा, तो वो उसको एक मास्टर्स की डिग्री मिल सकती है। अच्छा, हम यहाँ से जब जाते हैं, हमारे बच्चे बच्चियाँ जाते हैं, जो भी जाते हैं, जो LLB जिन्होंने किया होता है, इवन ये कि LLM भी किया होता है, तो वहाँ जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्या? नहीं, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब प्रैक्टिस के उधर 2 तरीके हैं, एक तो आप एज अ बैरिस्टर कर सकते हैं या एज अ सोलिसिटर कर सकते हैं। सोलिसिटर के लिए अगर तो आपने वहाँ से LLB किया है, तो फिर तो आपको कोई कन्वर्जन कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसके बाद इवन वहाँ पे LLB के बाद भी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर है कि LLB की डिग्री ली, लाइसेंस बनवाया, प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं, लेकिन ये तो बड़ी अजीब बात है, जब हमने LLB वहीं से किया फिर प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते? असल में ये है कि LLB के अंदर आप उस लेवल की मैच्योरिटी कह लेंगे, उस लेवल का नॉलेज आपके पास नहीं होता कि जो आप उधर जाके कोर्स के अंदर डिलीवर कर सकें और अपने क्लाइंट को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें उसके कोर्स को। उसी के लिए इन्होंने ये आगे 1-1 साल के कोर्स डिज़ाइन किए हैं, LPC है और बारेट लॉ है, कि ताकि वो ईच एंड एवरीथिंग उसमें आपको पढ़ाई जाती है, बताया जाता है, आपके मूड्स होते हैं, आपके मॉक ट्रायल्स होते हैं, उधर बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं जिससे आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और आप वाकई ही मतलब अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं जाके कोर्स के अंदर। तो अगर आपने जो यहाँ से बच्चा जाएगा उसको वो कन्वर्जन करना पड़ेगा, उसके बाद ऑप्शन है कि वो LPC कर ले, सोलिसिटर बनना है तो, और अगर बारेट लॉ करना है तो LPC से क्या मुराद है? लीगल प्रैक्टिस कोर्स है। अच्छा, ये लीगल प्रैक्टिस कोर्स है। हाँ जी, ये वो सोलिसिटर बनेगा जी, सोलिसिटर जो सिर्फ ड्राफ्टिंग वगैरह किया करेगा, कोर्ट में पेश नहीं हाँ होगा। जी। ये जो सोलिसिटर्स होते हैं वो जो इनकी मतलब कह रहे हैं जो छोटी अदालतें हैं ना जी, जैसे उनके मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं या नीचे जो अदालतें उधर तक वो लाइक रहता है, लेकिन ऊपर जो ट्रायल कोर्ट्स जैसे आ जाते हैं ना, उनकी हाई कोर्ट आ गई, फिर ट्रायल कोर्ट आ जाती है, फिर उसके बाद उधर फिर वो बैरिस्टर ही जाता है, फिर बैरिस्टर ही जाता है। अच्छा, यानी सोलिसिटर जाता है, ये नहीं है कि वो नहीं जाता, मगर छोटी कोर्ट्स में, जैसे हमारे यहाँ है सिविल कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस है वो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के केसेस जाके प्लीड करता है, तो इसलिए वहाँ की सोलिसिटर मतलब काउंटी कोर्ट्स होती हैं, फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स होती हैं, फिर हाई कोर्ट्स आ जाती है, अब इलाके में छोटी छोटी कोर्ट्स। हाँ जी, हाँ जी, काउंटी कह रहे जैसे इधर हम किसी यूसी को कहते हैं या तहसील को कहते हैं, क्योंकि हमने तो वो जाहिर है कि ये जब हमने पढ़ा है तो उसमें ये तो पढ़ा है ना कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, यानी ये है कि जनाब आपको ये 2 कोर्स और करने पड़ेंगे, फिर जाके कहीं आप बैरिट लॉ वहाँ पे जाके करेंगे, डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो अच्छा, वैसे स्टूडेंट्स को क्या वो अच्छी जॉब्स ऑफर करते हैं? मैं समझती हूँ कि जैसे क्योंकि अगर मैं प्रेफर करूँ वहाँ जाके काम करना, तो मैं तो किसी लाइब्रेरी में काम करना पसंद करूँगी, या कोई किताबें जिसके साथ, या इवन ये कि ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ पढ़ने लिखने का काम हो। तो है अपॉर्चुनिटी ऐसी? जी, अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल है वहाँ पे, आप जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आपको जॉब भी मिलेगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उस कैपेबिलिटी के मतलब है आपके अंदर, आप कैपेबल हैं करने की या नहीं है, आप उसको हैंडल कर सकते हैं अच्छे तरीके से या नहीं। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, आप अच्छे तरीके से इवन मैंने यहाँ तक ये देखा है कि कुछ बच्चे जो कन्वर्जन कोर्स कर लेते हैं उसके बाद वो खास तौर पे ज़्यादा तो जो फॉरेनर्स होते हैं उन्हीं को फंड करती हैं, जो लीगल वहाँ पे जो फॉर्म्स हैं वो खुद भी फंड कर देती हैं आपको। अच्छा, ठीक है, कि हम आपको फंडिंग करते हैं, आप बारेट लॉ कर लें,
या एलपीसी कर लें। लेकिन वो बड़ा को एक्स्ट्राऑर्डिनरी को वो ज्यादातर स्टूडेंट फॉरेनर्स को ही करते हैं। अच्छा अपने लोग। लेकिन एक आपको मैं मजे की बात बताता हूँ कि जो भारत लॉ है ना वो ज्यादा एशियंस करते हैं। अच्छा। और जो एलपीसी है वो ज्यादा आपको उधर अंग्रेज मिलेंगे, गोरे मिलेंगे, यूरोपियन मिलेंगे। लेकिन ये पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ आई, इसमें ज्यादा भारत लॉ के अंदर जो होते हैं वो एशियंस होंगे, पाकिस्तानी होंगे, इंडियन होंगे। तो वो एक बड़ा इनका है, वो हमें अच्छा लगता है ना, साथ में बैरिस्टर लिखा हुआ हो कुछ थोड़ा सा, तो हम लोग इसलिए ज्यादा आपका प्रोफाइल हाई होता है, फिर एक अच्छा भी लगता है। डेफिनेटली तालीम जो है वो एक आपको पे तो करती है ना, अच्छी तालीम तो होनी चाहिए और तालीम हासिल करते रहना चाहिए। वैसे कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है जी अब तो बच्चे हो गए हैं, अब शादियां हो गई हैं, अब क्या करना। ये इस तरह जिंदगी को कभी भी इतना आप सुस्त जिंदगी को इतना स्लगिश ना करें, आप लेके उसको चलते रहे साथ साथ। चलिए आप लोगों का तो माशाल्लाह है, आप करें, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर हम जैसे लोग भी करना चाहें तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, आप कर सकते हैं। तालीम तो वो फिर वही है ना कि माँ की गोद से लेके और कब्र तक आप हासिल करें, तो ये जो नाफे इल्म है उसको तो हासिल करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता चलूं कि मेरी क्लास में अब क्योंकि मैं कन्वर्जन कोर्स कर रहा था, तो उधर जितने बच्चे थे वो तो नॉन लॉ ग्रेजुएट्स थे। अच्छा। तो मैं बड़ा हैरान होता था उन लोगों के इंटरेस्ट देख के कि एक दो लड़के में उन्होंने इकोनॉमिक्स में बीएस ऑनर्स किया हुआ है, किसी ने फिजिक्स में किया है, किसी ने जर्मन हिस्ट्री में किया हुआ है। तो मैं बड़ा हैरान था कि ये इन्होंने सारी जिंदगी क्या पढ़ा है और ये एकदम से वकील बनेगा। हाँ, ये चीज ही ऐसी लॉ है की तरफ किस लिए आ गए कि वो लॉ सब कुछ छोड़ के वो एक वकील बनने के लिए तो वो उधर कन्वर्जन। और ये एक बड़ी खुशाइंद बात है, ये मैं उनको बताता चलूँ जिन्होंने एलएलबी नहीं किया कि उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर वो चाहते हैं। ये मैं इस तरफ आने वाली थी कि नाज़रीन, ये एक और बड़ी मजे की बात अली ने बताई है कि जिन लोगों ने यहाँ पे एलएलबी नहीं भी किया हुआ वो भी बैरिस्टर लॉ कर सकते हैं, वहां जाके कन्वर्जन कोर्स करना पड़ेगा। ये जरा आप तरीका बताइए। अच्छा, ये उन्हें कहते हैं जी नॉन लॉ ग्रेजुएट्स। हम जिन्होंने एलएलबी किया वो है जी लॉ ग्रेजुएट्स हैं। वो जो नॉन लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी सेम प्रोसीजर है कि वो उधर कन्वर्जन कोर्स में एडमिशन लें, ठीक है, जीडीएल में या एमए लॉ में, और उसके बाद वो आगे एलपीसी कर लेंगे, भारत लॉ कर लेंगे सब। अच्छा, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो लॉ ग्रेजुएट के साथ कौन सा अच्छा सलूक किया जाता है, उनको भी तो ये सारा कुछ करना पड़ता है ना, तो वो तो सेम ऐसे ही है। अच्छा, बल्कि बड़ी जो हमारे बहुत लोग नहीं इतना ज्यादा जानते तो ये बड़े हैरान होते हैं ये सोच के कि देखिए जी कायदे आजम ने तो एलएलबी भी नहीं किया हुआ था, तो वो डायरेक्ट जाके किस तरह बैरिस्टर लॉ उन्होंने कर लिया। तो जनाब वो इस तरह उन्होंने बैरिस्टर लॉ किया, डेफिनेटली उन्होंने को कन्वर्जन कोर्स किया होगा। तो फिर कहीं और वैसे भी उस वक्त तो आप देखिए ना मैट्रिक के बाद बैरिस्टर लॉ होता था, तब बहुत डिफरेंट था सिस्टम, बहुत डिफरेंट सिस्टम था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये देखा कि अच्छा बाज बुकला को मैंने देखा उन्होंने नेम प्लेट पे लिखा हुआ था बीए एलएलबी। अच्छा, हम हैरान हुआ करते थे जब हम स्टूडेंट थे, तो कभी हमने जाना तो कहते बीए एलएलबी का क्या मतलब, बीए के बाद ही एलएलबी होती है। तो फिर हमारे जो सीनियर थे वो बताया करते थे कि नहीं, पहले एफए के बाद भी एलएलबी हुआ करता था, एफए के बाद भी, यानी बीए। तो इसलिए जो लोग वहाँ उस वक्त बीए करते थे बड़े फखर के साथ ना बीए लिखवाया करते थे साथ। तो जैसे अब हम एमए एलएलबी लिखते हैं आमतौर पे, जिन हमारे लोगों ने एमए किया फिर एलएलबी किया तो वो एमए एलएलबी लिखते हैं, और एलएलएम किया तो एलएलएम। देखिए एलएलबी तो जो है वो तो बेसिक डिग्री है, मैं ये समझती हूँ। मगर क्योंकि आपने कहा जी अगर वहाँ पे आपने यूके में प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपकी जरूरी नहीं है कि आपने एलएलबी किया हो, आप एक कन्वर्जन कोर्स भी कर सकते हैं और फिर आप। अच्छा, जो वहाँ पे लोग एलएलबी करते हैं उनको कन्वर्जन कोर्स करने की जरूरत है कि नहीं? ये नहीं, उनको जरूरत नहीं है जी, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं, वो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं वहाँ पे उनकी डिग्रीज, तो वो डायरेक्टली आगे भारत लॉ या एलपीसी कर सकते हैं। ठीक है, अगली वो प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते जो एलएलबी किया हुआ जिन लोगों ने? ये भी अब उनका, ये तो अजीब ही बात है। ये मैं जो वहाँ लोगों ने आज तक इस बात पे एहतजाज भी नहीं किया कि देखिए जब एलएलबी किया है, एलएलबी मैं तो ये समझती हूँ हमारे सारे, बल्कि हमारे जितने सीनियर होते हैं ना वो अक्सर वो कहते हैं कि देखो बेटा तुम पढ़ो जितना मर्जी आगे, लेकिन बेसिक तुम्हारी जो डिग्री है वो एलएलबी की ही है। ये किया आपने तो आप आराम से प्रैक्टिस करें। तो वहाँ पे एलएलबी करने के बाद भी लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वही मैंने आपको जैसे पहले भी बताया ना कि एलएलबी के बाद मतलब मेरा ये मानना है कि बंदा उस
उस लेवल पे नहीं होता कि वो खुद मतलब कोर्ट में जाके तो उस तरह से चीज़ों को हैंडल नहीं, करे। लेकिन एलएलबी में क्यों नहीं इस तरह पढ़ाया जाता? आई मीन कि क्योंकि उसमें ये अंडरग्रेड होता है बेसिकली, और जो एलएलबी में आई थिंक सो जो बच्चे होते हैं ना उनका वो मेंटल लेवल या वो उस पे नहीं होते कि वो उन चीज़ों को उस तरह से परसीव कर सकें कि जो बाद में वो एलपीसी में लेते हैं चीज़ों को। क्योंकि ये अगर आप देखें ना, आपको मैं इनके सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊँ एलपीसी के या भारत लॉ के, ये एक प्रॉपर पैकेज है। इसके अंदर उनके जो भी मतलब रनिंग लॉज है ना उसके बारे में सारा कुछ इन डिटेल बताया जाता है। उसके बाद एक प्रॉपर ये कह लें कि ये कोर्सेज आपकी एक प्रैक्टिस है। वो आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं, मूव्स हैं, आपको डिफरेंट मतलब सिचुएशंस होती हैं, उसके मुताबिक आपको सारा वो प्रिपेयर करते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से आगे जाके परफॉर्म कर सकें। और इसके बाद भी कोर्स के बाद भी यू हैव टू गेन ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी फ्रॉम एनी फर्म। तो उसके बाद फिर आपको वो सारा रजिस्ट्रेशन आपकी होती है और आप फिर जाके आप सारा कुछ करते हैं। अच्छा, इसमें ये कोई स्कॉलरशिप वगैरह भी ऑफर करते हैं कि जो? जी स्कॉलरशिप बिल्कुल ऑफर करते हैं। इसमें डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं वहाँ पे, और उसके अलावा ये जो मास्टर्स के लिए हमारे कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स हैं, शील्डिंग स्कॉलरशिप्स हैं। अच्छा, ये आपका ये जो SQE है ये क्या है? अच्छा, SQE उन्होंने नई तो नहीं कह सकते, अब इसका नाम SQE है। इससे पहले इसको कहते थे QLTS, ठीक है। अच्छा, इसको इन्होंने अब कर दिया SQE, सोलिसिटर्स क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। अच्छा, तो QL से भी क्वालिफिकेशन? हाँ जी, तो ये अब पहले क्या था? QLD क्या होता है? QLTS। अच्छा, तो इससे क्या हम लेंगे मतलब? ये इसका मुझे ज़हन में नहीं है, इसका अच्छा, क्वालिफाइड लॉ ट्रेनिंग करके। अच्छा, कुछ इस तरह का। हाँ अच्छा, ठीक है। अब वो SQE हो गया, सोलिसिटर क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। तो इसके अंदर आपके एक 6 से 7 एग्जाम्स होते हैं जिसमें 12 से 13 सब्जेक्ट्स हैं। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है कि जो ऑलरेडी अब 4-5 साल हो गए हैं किसी और कंट्री में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि मैंने मूव ऑन होना है इंग्लैंड, उधर जाके प्रैक्टिस करनी है, वो इसकी तैयारी करते हैं SQE की। और वहाँ पे एक जो उनकी रेगुलेशन अथॉरिटी है जो सारा इसको रेगुलेट करती है सोलिसिटर्स को, SRA सोलिसिटर्स रेगुलेशन अथॉरिटी, वो आपका एग्ज़ाम लेती है। और उस एग्ज़ाम के बाद आपके फिर इंटरव्यूज़ होते हैं। ये एक प्रॉपर मतलब है, उसके आपकी असेसमेंट होती है, उसके अंदर से आपको गुजर के तो अगर आप पास होते हैं तो फिर आप एज अ सोलिसिटर प्रैक्टिस कर सकते हैं, नॉट एज अ बैरिस्टर। अच्छा, फिर भी एज ए सोलिसिटर प्रैक्टिस कर सकते हैं, छोटी कोर्ट्स में जाना या फिर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं बैठ के। अच्छा, ये अभी आपने बताया लेवल्स, ये लेवल्स क्या चीज़ है? यानी लेवल 5 हो गया, लेवल 6 हो गया, लेवल 8 हो गया, 7 हो गया, ये क्या चीज़ है? ये लेवल्स बेसिकली जो इंटरनेशनल स्टडीज़ जो भी है ना उन्होंने लेवल्स स्टडीज़ के रखे हुए। जैसे मैंने आपको ये बताया कि ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लॉ, GDL का बताया कन्वर्जन कोर्स, वो डिप्लोमा है, वो लेवल 6 का है। इस तरह जो मास्टर्स की डिग्री बाहर होती है वो लेवल 7 की होती है। इसी तरह फिर आगे PhD चले जाए उसका लेवल बढ़ जाता है। फिर जो अंडरग्रेड वाले होते हैं वो लेवल 4, लेवल 5 इस तरह होता है। अच्छा, जो PhD वहाँ करेगा वो उसका लेवल 8 होगा। हाँ जी, ये इसका मतलब इसको स्टडी को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि आप इस लेवल पे हैं इस टाइम। क्योंकि पहले ये होता था इंग्लैंड के अंदर, अब तो उन्होंने ये ख़त्म कर दिया कि पहले आप सिर्फ 2 लेवल 7 की डिग्रीज पढ़ सकते थे। अच्छा, उसके आपने प्रोग्रेस करना है। आपने कभी भी ये नहीं कि अब जैसे मैं हूँ, मैंने मास्टर्स किया है तो अब मैं नीचे से अब वहाँ से फिर LLB शुरू कर दूँ कि मैं LLB करके एलिजिबल हो जाता हूँ इस चीज़ के लिए। नहीं, मैंने फिर आगे कन्वर्जन नहीं करना, मैं बैक नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने इनके लेवल्स जो है ना वो डिसाइड किए हुए हैं। यहाँ पे भी आमतौर पे ऐसे होता है ना कि यूनिवर्सिटी में जाके आप बोर्ड में नहीं वापस आ सकते। हाँ जी, ये भी तो एक यहाँ पे भी एक है ना कि यूनिवर्सिटी में जाके बोर्ड में नहीं आएंगे आप। अच्छा, लेकिन आपने ये कहा कि वहाँ पे जो स्टूडेंट जाते हैं ठीक है वो पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वो वहाँ पे कुछ कमा भी सकते हैं और वो वर्क कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये वो एक हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे वो वर्क कर सकते हैं, नहीं ऐसा ही है ना कुछ? तो फिर एक हफ्ते में 20 आवर्स वर्क करेंगे, उसके हिसाब से क्या वो अपना ये सारे जो उनके एक्सपेंसेस होंगे उसको क्या कर लेंगे? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि ये जो क्योंकि बताना चाहिए, हाँ, ये बात तो गलत है। मैं इस चीज़ को गलत समझता हूँ कि जो चीज़ आपको अलाउड है वही करनी चाहिए, ठीक है। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश होती थी कि मैं जितना मुझे काम अलाउड है मैं उतना ही करूँ, ना कि कोई काम को मसला बने और उसमें पाकिस्तान का भी नाम खराब होता है और इसलिए जब आप पकड़े जाते हैं।
लेकिन वहाँ पे बंदा काम कुछ कर लोग सकता ज्यादा भी कर सकता है कर सकता है। वहाँ पे डिफरेंट लोग मिल जाते हैं आपको, पाकिस्तानी कम्युनिटी के, इंडियन कम्युनिटीज के कि उनके बिजनेसेस हैं वहाँ पे, वो फिर आपको अकोमोडेट कर देते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, यानी जो रिकॉर्ड पे चीजें नहीं होती। हाँ जी, वो रिकॉर्ड पे नहीं यानी होगा। रिकॉर्ड पे नहीं होती। अगर आपके कोई मिलने वाले हैं, उनकी कोई शॉप है या उनका कोई स्टोर है या कोई मतलब इसी तरह मॉल वगैरह, तो वहाँ वो काम कर सकते हैं। असल में कोई भी जो बंदा वहाँ पे काम करता है जी, ख्वाह वो स्टूडेंट है या किसी भी वीजा पे गया है, उसको वहाँ पे सबसे पहले जाके लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे NTN नंबर है ना हमारा, टैक्स नंबर है, वहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है, NI नंबर होता है, वो आपने अपने एम्प्लॉयर को देना है, उसने उस पे आपको जॉब देनी। वो फिर ये करते हैं कि 20 आवर्स जो आपके होते हैं वो शो कर देते हैं सारा NI के ऊपर, सारे गवर्नमेंट रैकेट में, और बाकी जो है वो फिर आपको कैश दे देते हैं। यानी वो थोड़ा सा वो उन बच्चों को अकोमोडेट करते हैं कि चले कोई इनका कुछ बंद हो जाए ना, क्योंकि अगर एक हफ्ते में आप 20 घंटे वो काम करते हैं और इतना फी पैकेज जो कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी मैं देख रही थी नेट पे कि कुछ थोड़ा सा उन्होंने और भी बढ़ाया, बढ़ गया। ये वैसे अजीब ही बात नहीं है, वैसे ये इतनी जल्दी इतना बढ़ा दिया। मैं देख रहा था इन्होंने 16,000 कर दिया पाउंड, जो मैंने यही कोर्स मैंने 13,000 में किया। ये प्रॉपर एक मैडम ये मार्केट है, ये एक इंडस्ट्री की शक्ल ले चुकी है। ये जो स्टडीज है इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन। देखिए जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनको तो चाहिए कि लोगों को एनकरेज करें, स्टूडेंट्स को एनकरेज करें। अब ये बच्चे जब वहाँ जाके पढ़ेंगे तो उनको इस हिसाब से तो करें ताकि वो कुछ वहाँ जाके कर सके इजीली। आप देखें ना कि 16,000 पाउंड का मतलब है कि हम ऑलमोस्ट कितना 40 लाख बनेगा, 34-35 लाख का। हाँ तो इतना 40 लाख तक तो मान ही जाएगा ना। पहले आपने वो कुछ वीजा फीस और टिकट्स और ये वो सारा कुछ, तो फिर वहां जाके फिर जाते ही आपको कोई जॉब की कोई इतनी श्योरिटी नहीं है कि आपको जाते ही जॉब मिल जाएगी। आपको रेंट पे रहना भी है। अच्छा वहाँ हॉस्टल होते हैं कि आपको अपना प्राइवेट रहना पड़ता है? जैसे हमारे तो यहाँ यूनिवर्सिटी के साथ हॉस्टल है, कॉलेजेस के साथ हॉस्टल है, तो वो थोड़ा सा स्टूडेंट से पैसे भी कम होते हैं, खाना वाना भी इसी के दरमियान होता है, इन्हें उसे और कुछ करना नहीं पड़ता, उसने बस हॉस्टल की एक फीस देनी है और तो इजी हो जाता है। ये वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की अकोमोडेशन है। आप हॉस्टल में भी रह सकते हैं, वहाँ पे पेइंग गेस्ट्स भी हैं। जैसे मैं पेइंग गेस्ट था, एक फैमिली थी पाकिस्तानी, बड़े अच्छे थे वो, उनके घर में रहता था। तो पेइंग गेस्ट मतलब ये होता है कि आपने उनको पैसे दे देने हैं, उन्होंने आपको रहाइश भी देनी है और खाना वगैरह भी वो आपको दे देंगे। और बाकी हॉस्टल्स भी हैं जहाँ पे लड़के मिल के ले लेते हैं, तो वो अच्छा यानी प्रॉपर हॉस्टल नहीं है? प्रॉपर हॉस्टल्स भी हैं लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, बल्कि मैं उनको सस्ता समझ रही हूँ। नहीं, जो यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स है ना वहाँ पे, जो आपको यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है, हमेशा जब आप एडमिशन लेते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको हॉस्टल रिकमेंड करती है, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ये मेरा मशवरा है कि उधर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो कोशिश ये करें कि आप पेइंग गेस्ट एज आ रहें। पेइंग गेस्ट में आपके बहुत से फायदे हो जाती हैं। उसमें सबसे बड़ा फायदा ये कि आपका टाइम बचता है खाना बनाने में, ठीक है, सुबह उठ के फिर वो। लेकिन वो क्या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं बिल्कुल। अच्छा, वो अगर अच्छे लोग हो जाए तो वो मुनासिब और वो इजीली मिल भी जाता है। इजीली मिल भी जाता है। अच्छा तो ये क्या अच्छा जब हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज हैं मुख्तलिफ इलाकों में जी, तो किस यूनिवर्सिटी को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि चले बंदा अगर बाहर गया है तो वहाँ को लाइफ स्टाइल को देखे ना। जी जी। अब अगर वहाँ जाके भी आपने वही सोचना है कि मैं ऐसे इलाके में चला जाऊँ जहाँ के वो लगता है कि जैसे आप, मैंने सुना है कि लंदन में बाज ऐसे इलाके भी हैं कि लगता है कि आप लक्ष्मी चौक लाहौर में बैठे हुए हैं। वो तो ये क्या बात मैं बताता हूँ आपको, वो हम यही से देख लेंगे कि वहाँ जाके तो लंदन में ये जो लक्ष्मी चौक लाहौर में बैठे हुए इलाके हैं ना, उधर ज्यादा पाकिस्तानी और इंडियन। हाँ, यस, ये हमने उनको लक्ष्मी चौक बना दिया हुआ है। या फिर थोड़ी गंदगी भी मिल जाती है वो तसल्ली होती है कि साडा पुल। तो यही अगर इसके मतलब बंदा इतनी सफाई देख के भी नहीं घबरा जाता कि बाकी जो यूके के अंदर है वो अकोमोडेशन, लंदन के अंदर वो अकोमोडेशन भी महंगी है। हाँ, और फीसिस भी यूनिवर्सिटीज की ज्यादा है। और जैसे ही आप लंदन से बाहर निकलते हैं, वही जो आपकी अकोमोडेशन 300 पाउंड्स की है, अच्छा, वो आपकी 250 या 2 पे भी आ सकती है। नहीं लेकिन वहाँ पे पहुँचना भी तो मुश्किल काम है ना। आप ट्यूब पे आप उसका किराया भी तो देंगे। वो उसका यही मैं आपको बताने लगा था कि उसका ये भी नुकसान हो जाता है कि आप एक तो स्पेशली जो बारट लॉ वगैरह के लिए आपको ना लंदन में ही रहना चाहिए, क्योंकि आपकी इसमें बारट लॉ के अंदर 10 क्वालिफाइंग सेशंस होते हैं। लेकिन आपने तो ये डराया बना कि पहले तो मुझे कन्वर्जन कोर्स करना पड़ेगा। मैंने तो बारट लॉ करना, मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा अली भाई, मैंने करना है इंशाल्लाह अजीज। लेकिन उसके लिए फिर पहले मैं कन्वर्जन कोर्स करूँ एंड देन मैं बारट लॉ करूँ। हाँ जी। अच्छा, डबल खर्चा करवाएंगे आप? हाँ जी।
अच्छा मैं आपको बताने हाँ। लगा था कि क्वालिफाइंग सेशंस होते हैं इसके ना, जो आपको 10 होते हैं वो कंपलसरी हैं, आपको डिग्री के साथ साथ आप पढ़ते भी हैं और साथ साथ अच्छा। वो सेशंस भी आपको 10 देने पड़ते हैं। किस डिग्री के साथ? बारह लॉ के बारह साथ। लॉ के वो साथ। क्वालिफाइंग सेशंस बेसिकली आपकी मीटिंग्स होती हैं, आपके डिनर्स होते हैं, वो हर सेशन में एक आपका डिनर होता है, उसमें वो जजेस वगैरह हम तो इसी शौक में हम कहते थे भी बस खाने वाने ही है, हमसे जाके हाँ जी। वो कुछ छुरी कांटा हाँ और जी। कैसे ये वो सब। तो उसके लिए अगर आप लाइक लंदन से बाहर है ना, तो फिर आपको ट्रैवल करना पड़ता है ऑल द वे टू लंदन, तो इसलिए बेहतर है कि आप वहाँ नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि अगर देखिए बाहर अगर अकोमोडेशन सस्ती मिल भी जाती है तो लंदन में आते आते तो फिर काम वही पूरा हो जाता है। एक तो टाइम लगता है हाँ जी। और दूसरी बात ये कि जाहिर है कि जो किराया आपका रेंट है वो वैसे भी लंदन के अंदर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है जॉब्स की बनिस्बत बाहर के। बाहर जॉब्स कम है, लंदन में आपको जॉब लेकिन आप स्टूडेंट को प्रेफर करेंगे कि वो लंदन में रहे। अगर वो कोई बैरिस्टर लॉ करना चाहता है तो लंदन में। तब वक्त है कि कोई उनके बहुत करीब रिलेटिव नहीं है जो कि उनको फ्री मतलब लॉजिंग और बोर्डिंग और इस तरह की चीजें हो जाए तो फिर खैर है, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, और अगर कुछ आप वहाँ के हवाले से कुछ हमारे दोस्तों को शेयर करना चाहें, बताना चाहें तो मोस्ट वेलकम। और उसके बाद ये जैसे मैंने आपको PSW का बताया, इसको जरूर अवेल करना चाहिए, कोई भी जाए, हाँ उसने उधर जॉब करनी है नहीं करनी, वो उसको ले जरूर। अच्छा। क्योंकि ये ऐसा वीजा है कि इसके अंदर आपको प्रॉपर फुल टाइम काम करना के अलाउड होती है। क्या PSW स्टूडेंट वर्क, पोस्ट स्टडी वर्क। अच्छा, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। ओके, वो मैं समझता हूँ कि अगर आपने फॉर एग्जांपल जैसे आप ही हैं, आपने अगर कोई 30,000-32,000 पाउंड लगा के 12 लॉ और कन्वर्जन करना है, वो 60 लाख जो कि मैंने करना है इंशाल्लाह। और उसके बाद वो जो PSW है ना, वो आप जरूर लें, वो आप उसमें मतलब काम करके बंदा अच्छा। थोड़े बहुत वैसे भी इंसान फ्री, आप आप देखें ना वहाँ पे फ्री, यहाँ का माहौल तो होता नहीं है कि अगर आप यहाँ पे फ्री हैं तो हम ज्यादा के कभी कॉस्मो में चले गए, कभी दोस्तों की महफिल लगा ली, कभी वहाँ हाई कोर्ट बैठ गए इधर उधर। वहाँ तो ये सारे काम होते नहीं है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। वो तो अपने रिश्तेदारों को, करीबी रिश्तेदारों को भी मिलते हैं तो वो भी हफ्ता 15-15 दिन की डेट देके, तो वहाँ वेले बैठ के करना क्या है, काम शाम करना चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा एक और चीज जो मैंने आपने मुझे भी बताई थी, ये BPAT, ये क्या चीज है? हाँ जी, ये क्या बताया था अभी आपने? BPTC। हाँ, ये बार प्रैक्टिस ट्रेनिंग कोर्स है। अच्छा, उस डिग्री का नाम है। अच्छा, बार प्रैक्टिस ट्रेनिंग कोर्स। हाँ जी, अब इसका नाम भी BTC कर दिया है। अच्छा, बार ट्रेनिंग कोर्स इन सिंपल फॉर्म में कंसीडर। अच्छा, तो ये कब करते हैं बार ट्रेनिंग कोर्स? ये आफ्टर कन्वर्जन। अच्छा, आफ्टर कब? अच्छा, ये भी करना पड़ता है बाद में? नहीं, मतलब आफ्टर कन्वर्जन दो चीजें हैं ना, ये LPC है फॉर सोलिसिटर, या ये BTC है फॉर बैरिस्टर। अच्छा, ये वोकेशनल कोर्स है बेसिकली, प्रोफेशनल। अच्छा, यानी जो LPC है वो फॉर सोलिसिटर है और वो जो BTC है वो फॉर बैरिस्टर है। इनको जो रेगुलेट करता है वो BS भी करता है, बार स्टैंडर्ड्स बोर्ड बैरिस्टर्स को, और जो LPC है वो जो सोलिसिटर्स हैं उनको रेगुलेट करते हैं SRA, सोलिसिटर्स रेगुलेशंस। अच्छा, ये सब करने के बाद फिर वो वहाँ प्रैक्टिस फिर उसके बाद अपने मुल्क आ जाए, वहाँ पे रहें, उनकी मर्जी है। हाँ जी, फिर अगर आपने उधर प्रैक्टिस करनी है बार लॉ के बाद, तो फिर आपको एक प्यूपलेज होता है, ठीक है, जिसे ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट कह लें। किसी भी बैरिस्टर्स के साथ आपको 6 महीने का वो करना पड़ता है और उसके बाद आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपने वापस आना है तो फिर आपको प्यूपलेज करने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह भाई, हम तो वापस आएंगे क्योंकि इतना अरसा हम अपने मुल्क से दूर रह नहीं सकते। चले अली पाशा, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए और आपने बड़ी अच्छी बातें हमारे दोस्तों के साथ, हमारे स्पेशली हमारे यंग लॉयर्स के साथ शेयर की, क्योंकि मोस्टली बड़े कम ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि थोड़ा सा जिनकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए तो वो भी जाके कुछ करें, लेकिन आमतौर पे जो यंग लॉयर्स होते हैं उनकी एक नया पढ़ा हुआ होता है और उनका दिल चाहता है कि वो सारा कुछ जाके करे, जो कि मैं समझती हूँ कि आप लोगों को करना चाहिए। अगर आपके पास इतने, अल्लाह ने आपको इतने वसाइल आपको दिए हैं कि आप ये सारा कुछ कर सके, तो आप क्यों ना आप एक अच्छी स्टडी करें जाके, फिर एक्सपोजर आपका बढ़ता है जब आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और आके फिर अपने मुल्क में डेफिनेटली वापस अपने मुल्क में आए। अपने आपका बेनिफिशियरी मैं समझती हूँ मेन आपका अपना मुल्क होना चाहिए, अपने लोग होने चाहिए, लेकिन पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, वो जरूर आपको पढ़ना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। चलें, अच्छा और कुछ आप बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा, जितने भी लड़के जो बाहर जाते हैं या जो जाना चाहते हैं, और ये मेरी इंफॉर्मेशन मैं बता नहीं सकता हूँ पर्सनली भी, कोई मुझे कि मैं बताता भी हूँ, बताऊंगा भी, सहल भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा खुदारा वापिस आए पढ़ के। बड़ी अच्छी बात, उधर ना रहे, वापिस आए। अल्लाह पाक ने रिज़्क हर जगह पे, जिधर आप है ना रिज़्क उधर आपको जरूर मिलेगा। रिज़्क का वादा अल्लाह मियां का है, ये खुद ही अल्लाह पाक ने रिज़्क इसीलिए अपने ज़िम्मे लिया है ताकि इंसान भटके ना।
और ये वापस आए खुदारा, और इस वापस मुल्क को आपकी आए, जरूरत है। अपने इस मुल्क को जरूरत है, बाकी अपने मुल्क को फायदा पहुंचाएं आके, आप पढ़े जरूर जाके, और जबकि आप उन पैसों से जाके पढ़ रहे हैं जो आपने यहाँ पे कमाए, जी, बिल्कुल। हमने तो उन्हीं पैसों से पढ़ना है ना। तो बाद की बातें हैं ना कि वो वर्क वीजा तो वो बाद में वो देखी तो बाद जाएगी, में लेकिन देखी। अभी तो हम अपनी तरफ से हम हाँ। इस मुल्क का कमाया हुआ पैसा है जो हम लगा के वहाँ पे जाएंगे। और फिर जब तक पढ़ के हम वापस नहीं आएंगे, पढ़े लिखे लोग जब सारे उधर चले जाएंगे, तो हाँ। फिर हम कैसे तरक्की करेंगे? हम आगे आने वाली नस्लों को कौन बताएगा क्या क्या सिस्टम कैसे उन्होंने करना है? तो ये वापस आना चाहिए और इधर आके अपने मुल्क को सर्व करना चाहिए। चले जनाब, ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि आप जितना मर्जी पढ़े जाके बाहर, विश यू ऑल दी बेस्ट, आपको जाना चाहिए। हम सबको अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो जाएं, लेकिन फिर वो असर उनको फ़ायदा आके फिर अपने लोगों को और अपने मुल्क को पहुंचाना चाहिए। तो इसके साथ ही जनाब इजाज़त दीजिए, आज का प्रोग्राम ये ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर आपको इसी तरह कोई इन्फॉर्मेटिव अच्छा प्रोग्राम, कोई जिसको मैं चाहती थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करूँ और करना भी चाहिए था, तो फिर दोबारा कोई और गेस्ट के साथ। और वैसे अली आपकी और भी बड़ी सलाहियतें हैं, अली की बहुत अच्छा गुनगुनाते भी हैं, शायद वायरी भी कर लेते हैं, लेकिन चले वो किसी और प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम स्पेशल मैंने इसलिए रखा था कि जो हमारे दोस्त बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए जो एक हर्डल्स हैं उनको पता उन्हें होना चाहिए कि हमने ये चीज़ें फेस करनी है। जब बंदा मेंटली प्रिपेयर होता है किसी चीज़ के लिए, फिर इतना मुश्किल उसको लगता नहीं है। जब एकदम से जाके आप पे बॉम्ब फूटता है, जी ये मुझे तो पता ही नहीं था, वो काम ज़्यादा मुश्किल होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दोस्तों का ख्याल रखिए, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला दोबारा हमें फिर इसी तरह हंसी खुशी मिलाए किसी और अच्छे लर्नर बने लॉयर किसी और पर्सनैलिटी के साथ, जो कि हम हमारे साथ चीज़ों को शेयर करना चाहिए और आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिले। तो थैंक यू वेरी मच जनाब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।